नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह समझा जाता है। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लोग अपने भाग्य को स्वयं चुनते हैं। लोग यह तय करते हैं कि नीति निर्माण कौन करेगा, उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा और शासन प्रशासन को चलाने के लिए कौन से व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। यही बातें भारत में भी की जाती रही है। वोट डालने की अगर उम्र देखेंगे भारत में, तो यह 18 वर्ष रखा गया है। यानी कि मिनिमम अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वह मतदान कर सकता है। इसके अलावा अधिक से अधिक उम्र जितना भी उसका हो जाए, चाहे वो 100 वर्ष का ही क्यों ना हो जाए, लेकिन यह सुनिश्चित करने की कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है कि वे व्यक्ति भी मतदान कर सके। इसी बात को लेकर के इस बार पहली बार चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और यह फैसला जो है, अगर देखेंगे तो आने वाले समय में चुनाव आयोग ने जिस तरह की बातें कही है, वह भारतीय राजनीति के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां पर सबसे पहले हेडिंग देखिए क्या है। लोकसभा चुनाव में अब घर बैठ कर सकेंगे वोट, यानी कि घर से ही वोटिंग किया जा सकेगा। अब ये किन लोगों को दिया गया है, यानी कि ये सुविधा जो है सभी लोगों को नहीं दिया गया है। उन लोगों को नहीं दिया गया है जो कि 18 प्लस अभी हुए हैं और यूथ हैं उनको, बल्कि ये सुविधा उन लोगों को दिया गया है जो अधिक वृद्ध हो गए हैं, मतदान केंद्र पे नहीं जा सकते हैं, दिव्यांग हैं, इन लोगों को, यानी कि ये एज बता दिया गया है 85। पहले ये उम्र जो था, बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था उस वक्त 80 प्लस लोगों के लिए दिया गया था, लेकिन इसे 85 अब कर दिया गया। क्यों किया गया है, इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि क्या क्या अपडेट चुनाव आयोग के द्वारा इन सब चीजों को लेकर के दिया गया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूसेस वोट फ्रॉम होम फॉर एल्डरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज। वोट फ्रॉम होम की बात की गई है। इस टर्म को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अभी आपका होने वाला है, इसीलिए ये सारे टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अभी होना है और इस बात को लेकर के अब तो तारीख का भी ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। पूरी तरह से चुनाव आयोग तैयार है। 16 मार्च 2024 को ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, राजीव कुमार, उन्होंने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। पूरा संपूर्ण कार्यक्रम इन्होंने बता दिया। ये बता दिया कि कितने वोटर हैं, कितने चरण में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 चरण में यह चुनाव होना है और इसकी तारीख जो बताई गई है वह 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि 4 तारीख को जो इसकी मतगणना की जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। तो ये बातें तो कुछ हो गई। अब यहां पर देखिए, चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार जो है 97 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान कर सकते हैं। यानी कि भारत में आप तकरीबन समझ सकते हैं मतदाता जो वोट करने लायक जो है, यानी कि 18 प्लस जो है, उनकी तादाद 97 CR है। यानी कि तकरीबन 100 करोड़ के आसपास हम पहुंच गए हैं। ऐसे लोगों की संख्या हो गई है। अब अपने आप में समझ सकते हैं भारत के लिहाज से यह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव आयोग द्वारा इस लोकसभा चुनाव में पहली बार यह काम किया गया, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं दिखा गया था कि लोकसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया गया हो। यह सुविधा विश्व के हालांकि कई देश में पहले से ही जारी है, उसी को ध्यान में रखते हुए यह काम किया गया है। जैसे कि यूएसए देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नामीबिया आदि देशों में यह सुविधा जो है पहले से ही उपलब्ध है और अब भारत भी इसमें एक देश के रूप में शामिल हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या रखा गया, देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दिव्यांग व्यक्ति और 85 प्लस के जो व्यक्ति हो चुके हैं, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो हैं असमर्थ हैं। कहीं पे बूथ होता है वोट डालने के लिए, आप देखते होंगे गांव में या शहर में, जहां भी किसी स्कूल को या कोई सार्वजनिक स्थल होगा जहां पर बूथ बनाया जाता है, वहां पर जाकर के लोग लंबी कतार आप देखते होंगे। वोटिंग के दिन सवेरे से कतार लगा रहता है, लोग वोट करते हैं। अब लेकिन जो 85 प्लस के हैं, 85 साल से अधिक उम्र के लोग जो हैं, वे अधिक वृद्ध हो गए हैं, संभव है वो चल फिर नहीं सकते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वे वोट नहीं दे पाएंगे। वही दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनको भी वहां तक पहुंचने के लिए असुविधा हो सकती है। जो यातायात के माध्यम है वह नहीं मिल सकता है। तो इस वजह से ये दोनों कैटेगरी के लोग जो हैं वंचित रह सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने समावेशी मतदान सुनिश्चित करने की जिम्मा उठाया। समावेशी मतदान यानी कि जो है यह अधिकार जो है हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसकी परिकल्पना की गई है। और अगर ऐसा होता है, आप जानते हैं मतदान देने का अधिकार हर नागरिक को है, इसीलिए इन्हें भी मिलना चाहिए।
आम चुनावों में मतदान की जो है भागीदारी इससे बढ़ जाएगी। चुनाव आयोग देखते हैं पूरे साल जहां भी चुनाव होते रहता है या लोकसभा का चुनाव रहता है, हमेशा अवेयरनेस का काम करते रहती है कि आप आकर के मतदान कीजिए। ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर का स्पीच भी सुनते होंगे, हाल ही में उन्होंने एक लेटर जारी किया है। इस सब के माध्यम से सभी लोग यही बताते रहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आकर के मतदान करें, क्योंकि उसी के द्वारा यह तय हो सकता है कि आगे सरकार किसकी बननी है। शारीरिक रूप से मजबूर और मतदान केंद्र पर जो नहीं पहुंच सकते हैं, उसकी बात हमने यहां पर कर ही लिया है। वे लोग जो नहीं यहां आ सकते हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब यहां पर देखते हैं वोट फ्रॉम होम संबंधी जो प्रावधान किया गया है, इसको लेकर के कुछ नियम है उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि यह पहली बार इंडिया में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस तरह के नियम पहले से उपलब्ध नहीं थे। तो ये जो नियम है आपको इसे ध्यान रखना होगा। देखिए, चुनाव संचालन नियम 1961, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से, इसी में संशोधन किया गया है। और ये जो है 1961 में मतदान प्रक्रिया, मतदान अधिकारी, आचार संहिता नियम, ये सब बातों के लिए यह उपबंध की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो आपके लिहाज से यह जो है महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है, इसे आप नोट कर लीजिए। संभव है प्रीलिम्स में यहां से एक प्रश्न आ सकता है। वोट फ्रॉम होम की सुविधा किसे दी गई है? अब देखिए यहां पर 2-3 बातें समझ लेते हैं। सबसे पहली चीजें जो मैंने पहले ही बताया कि 85 प्लस जो व्यक्ति हैं, 85 से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, उन्हें दिया गया है, वरिष्ठ नागरिक को। अब यहां पर देखिए इनकी संख्या कितनी है, तादाद 85 लाख पंजीकृत मतदाता हैं इस देश में, जो कि 85 साल से अधिक उम्र के हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए जो व्यक्ति दिव्यांग हैं, तो ऐसे नागरिक जो हैं यहां पर 88.4 लाख पंजीकृत हैं। ठीक है, अब यहां पर यह बता दिया गया कि दिव्यांगता तो है, लेकिन दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए, इसके लिए 40% जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी रखा गया है। ठीक है, यानी कि उनकी दिव्यांगता जो होनी चाहिए वह कम से कम 40% होनी चाहिए, तभी उन्हें यह सुविधा वोट फ्रॉम होम का मिल पाएगा। अब देखिए एक और दिलचस्प बात बताता हूं, भारत में ऐसे भी बहुत नागरिक हैं जिनकी आयु 100 से अधिक वर्ष की हो चुकी है। अब ये भी मतदान करना चाहते हैं। अब सोच सकते हैं कोई व्यक्ति 100 वर्ष से उम्र के अधिक के हो तो किस हालात में होंगे, चलने फिरने की स्थिति नहीं होगी, तो इनको भी ध्यान में रखा गया है। अब कितने ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं, तो देख लीजिए यहां पर 21.18 लाख पंजीकृत मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक की है। ठीक है, तो इन्हें ध्यान में रख के यह व्यवस्था किया गया है। जैसा मैंने पहले भी कहा, यहां पर इस बात को समझ लीजिए, यहां 85 वर्ष है। ठीक है, बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वहां पर यह काम किया गया था। ठीक है, यानी कि लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर पहली बार हो रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा का जब चुनाव था वहां पर एक तरह से कह सकते हैं डेमो लेकर के देख लिया गया था, लेकिन वहां पर उम्र जो है वह 80 प्लस ही रखा गया था। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति 80 साल से अधिक उम्र के हो गए हैं या 80 वर्ष के हो गए हैं, उनके लिए वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन बिहार विधानसभा चुनाव में ही चुनाव आयोग ने दे दिया था। लेकिन आप कहेंगे कि फिर लोकसभा चुनाव में 80 क्यों नहीं, 85 क्यों? देखिए यही बात समझना है, इसलिए कहते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट जो है ना, वह क्रिएटिव सोचता है, वह बिटवीन द लाइन स्टडी करता है। ठीक है, अब यह बात आपको समझना होगा कि 80 ही को हटा क्यों दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, और इसे अब 85 क्यों कर दिया गया। देखिए यही प्रोसेस समझना है। यहां पर आप कहेंगे 80 वर्ष अपने आप में काफी अधिक हो जाता है, 80 वर्ष के व्यक्ति भी चलने फिरने की स्थिति में नहीं होते हैं, फिर 85 क्यों? जब बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरह के काम को किया गया, 80 प्लस को दिया गया, तो यहां पर देखा क्या गया कि 80 वर्ष के बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के उत्सुक थे कि जहां पर वोट हो रहा है जिस स्थल पे, वे उस जगह जाकर के वोट देना चाहते थे, वहां पहुंचना चाहते थे। अब देखिए ऐसे बहुत सारे लोगों की तादाद थे हमारे देश में, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वे मतदान को लेकर के बहुत उत्सुक रहा करते हैं, और ये उत्सुकता युवाओं में कम देखने को मिलती है। इसीलिए ये बुजुर्ग जो हैं ये चाह रहे थे कि नहीं, मुझे बूथ पर ले चलो, मैं वहां जाकर के वोट दूंगा। ठीक है, अब यहां पर इनकी तादाद अच्छी खासी ये देखी गई। चुनाव आयोग को भी लगा कि हाँ ये बात सही है, यदि इस तरह की व्यवस्था कर दे, केवल 5 साल को और हम बढ़ा दें, तो इलेक्शन कमीशन का जो 50% वर्कलोड इसके वजह से हो रहा था यह कम हो जाएगा, यह देखा गया। तो यहां पर बजट भी बच रहा था, और जितनी भी आधारभूत संरचना की व्यवस्था की गई थी, प्रशासन को लगा
लगाया गया था, जिन अधिकारियों को लगाया गया था, ये देखा गया कि पूरा जो वर्क है वह कम हो जाएगा, तो इस लिहाज से भी 5 साल बढ़ा दिया गया। एक और पॉइंट है, देखिए मैंने अभी भी कहा कि हमारे देश में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो मतदान को लेकर के अधिक उत्साहित होते हैं, युवा नहीं होते हैं। अब ये 80 वर्ष के व्यक्ति यदि बूथ पर जाकर के मतदान करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये अकेले तो जाएंगे नहीं, इनके साथ इनके परिवार का कोई युवा जाएगा जो इन्हें व्हील चेयर पे ले जाए या गाड़ी पर ले जाए। आप देखते होंगे बहुत सारे तस्वीर मतदान के दिन जो है आपको न्यूज चैनल पे या अगले दिन अखबार में देखने को मिलता होगा, जहां पर वृद्ध व्यक्ति को उनके परिवार के लोग जो है ले जाते हैं मतदान कराने। अब इसी वजह से चुनाव आयोग ने देखा कि इनको ले जाने के लिए घर के 2-3 लोग जाते हैं। अब जब वे इनके साथ जाते हैं तो इनकी तो जिद रहती है कि नहीं वोट मैं वोट करूंगा। अब वो 3-4 लोग भी गए तो वो भी इसी बहाने वोट डाल देते हैं। इससे क्या होता है, मतदान का जो प्रतिशत है ओवरऑल पूरे देश में वह बढ़ जाता है। ये चीज चुनाव आयोग ने पहले ही रिसर्च करके बिहार विधानसभा चुनाव में देख लिया था, इसीलिए यह जो है मिल बैठ करके फैसला ले लिया गया। बहुत तार्किक ढंग से फैसला हुआ है कि 80 साल यहां पर लोकसभा में ना किया जाए और इसे 85 साल से ऊपर के उम्र वालों को यह सुविधा दी जाए। अब समझ गए मामला, तो ये बात समझ लीजिए, ऐसे तुक्के में नहीं हुआ है कि 80 था चलो इस बार 80 नहीं देते हैं, लोकसभा में 85 देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बेहद तार्किक ढंग से और बेहद व्यवहारिक फैसला यह चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है। अब चलिए यहां पर देखेंगे कि कैसे मिलेगी वोट फ्रॉम होम की सुविधा। हमने ये देख लिया कि किन्हें मिलेगी, अब कैसे मिलेगी यह देखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। देखिए, घर से मतदान करने के लिए अगर किन्हीं को लाभ लेना है तो एक ऐप लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, उसका नाम दिया गया है सक्षम ऐप। ये जो सक्षम ऐप है, इस ऐप पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये पूरी प्रक्रिया जो है वह ऑनलाइन होगी, ठीक है। अब यहां पर जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये जो बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, इन मतदाताओं को नामांकन के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा पहले से, उस फॉर्म का नाम दिया गया है 12D, ठीक है। अब ये 12D फॉर्म क्या है, यहां देख लीजिए तस्वीरों में, यही फॉर्म है 12D, ठीक है। इसमें यह व्यक्ति पूरी तरह से अपनी जानकारी देते हैं, यहां पर अपना इंफॉर्मेशन देते हैं और यहां पर उनका पूरा एड्रेस होता है, ठीक है। इस जगह पर अपना एड्रेस दे देते हैं और यहां पर अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये, और ये बता रहे हैं कि चुनाव के जो भी वहां पर अधिकारी हैं उनसे कह रहे हैं कि मैं असक्षम हूं, अपना जो वोटर आईडी उनका है वह दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं ताकि उम्र पता चल जाए, 85 प्लस हैं या दिव्यांगता से ग्रसित हैं तो 40% का जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो सर्टिफिकेट, ये सब यहां पर अपलोड हुए कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये काम कब उनको मिलेगा, ये 12D फॉर्म जो होता है, देखिए जब भी चुनाव आयोग ने क्या किया, नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है, और नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन होता है। तो ये जो समय होता है नोटिफिकेशन से लेकर के नॉमिनेशन के बीच का वक्त, इस समय पर 12D फॉर्म इनके लिए उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहां पर कही गई है और ये फॉर्म जब भर देंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, तो जो भी निर्वाची पदाधिकारी है उसके पास ये ऑटोमेटिक जमा हो जाता है। चुनाव की घोषणा से संबंधित आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने, अभी मैंने बताया आपको नोटिफिकेशन की बात, तो नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन तक आवेदन देने की इनको सुविधा दी जाएगी। अब यदि ये काम कर देते हैं, उसके बाद यहां पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यहां से शुरू हो जाती है। चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं, देखिए ये है ना, ये घर घर जाके, अब देखिए ये 85 प्लस हैं या 80 प्लस हैं, अब ये नहीं जा सकते हैं, तो इनके लिए व्यवस्था ये है कि चुनाव आयोग ने पदाधिकारी को पहले ही बता दिया है, ये प्रत्येक घर जा रहे हैं, घर जा जा करके मतदान का जो पेटी होता है या ईवीएम वाला मशीन होगा, अब देखा जाएगा इन्हें किस तरह की व्यवस्था दी जाती है, ठीक है। तो उस तरह से इनका मत ले लिया जाएगा। यानी कि देखिए, चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था चुनाव आयोग के द्वारा और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार संबोधित कर रहे थे मीडिया को, यदि ये पूरा स्पीच आप सुनेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा इस पर स्पीच दिया था। यदि आप सुनना चाहें तो कुछ समय निकाल के यूट्यूब पे जाइएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाकर के वहां पूरे स्पीच को ध्यान से सुनिएगा, आपका मेंस के आंसर राइटिंग जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, या चुनाव से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं वह बहुत बेहतर होगा। उन्होंने मत के जो महत्व है उसको बताया, उन्होंने कहा एक एक मत हमारे लिए जरूरी है, यदि किसी टापू पर एक मतदाता भी है तो हमारे अधिकारी वोट से वहां तक जाएंगे, श्रीनगर हो चाहे लद्दाख हो, बर्फीली जगह
जगह हो वहां भी हमारे अधिकारी पहुंचेंगे, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, वहां भी हमारे अधिकारी पहुंचेंगे। यानी कि कहीं भी दूर दराज, जंगल, आदिवासी क्षेत्र, हर जगह, यानी कि एक एक मत का वैल्यू है। और यही बात इस तस्वीर में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद यहां से ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। चुनाव आयोग के अधिकारी स्वयं ही घर घर पहुंच जाएंगे और घर घर जाकर के वे सभी का वोट ले लेंगे। ये बात यहां पर कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे मैंने बता ही दिया। अब यहां पर लेकिन देखिए, वोट फ्रॉम होम से कुछ चुनौतियां तो हैं। कैसे इस काम को कर पाएंगे? देखिए, एक तो ट्रायल लेकर के हमने देख लिया बिहार विधानसभा चुनाव में, वहां वो सफल रहा था। उस वक्त क्या हुआ था, एक बात समझ लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में जब 80+ ये रखा गया था, इसके पीछे एक कहानी थी। यह कहानी क्या था, उस समय कोविड महामारी आया था। ठीक है, तो कोविड महामारी में आपको ध्यान होगा, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हें अधिक ध्यान रखा गया था, उनके शारीरिक स्वास्थ्य का, कि भाई आप घर वगैरह से ना निकले। वैसे तो हम सभी को कहा गया था, लेकिन बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए थे। उसी दरमियान, कोविड के दरमियान ही बिहार विधानसभा चुनाव होता है। उस चुनाव के दौरान जो लोग हैं वो घर से निकलने से बाहर मना कर देते हैं वोटिंग देने के लिए। तो उस वक्त चुनाव आयोग ने यह सोचा कि क्यों ना हमें एक ट्रायल लेना ही है, और फिलहाल हमारे लिए ये मजबूरी भी है कि लोग नहीं पहुंच पाएंगे बूथ तक, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो 80+ का ट्रायल उन्होंने ले लिया था। अब जब ये ट्रायल ले लिया तो जाहिर सी बात है ये बहुत सफल रह गया। उसके बाद ये सोचा गया कि ठीक है, अगली बार जो लोकसभा चुनाव होता है, 18वीं लोकसभा चुनाव, जो कि 2024 में भी प्रस्तावित है होना है, इसमें इसका प्रयोग कर लेते हैं और इसमें 85+ कर दिया। ये मामला है। लेकिन इसके अलावा यहां पर बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर आप, मैंने पहले भी कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर के ये जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, यदि इनका आप स्पीच सुनेंगे, मीडिया को जो ये ब्रीफिंग कर रहे हैं ये पूरा सुनेंगे, तो इन्होंने 4 तरह के चैलेंज को दर्शाया। इन्होंने कहा कि देखिए, हम सारे काम करेंगे। मतलब यहां जो है वोट फ्रॉम होम की जब बात की गई, तो यहां पर यह कहा गया कि वोट फ्रॉम होम में भी और पूरी जो चुनाव संपन्न कराने का जो प्रक्रिया है, इस सब में भी 4 तरह की समस्याएं आ सकती है। और इस समस्याओं को बताते हुए जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, उन्होंने कहा 4M। अब ये 4M एक टर्म दिया इन्होंने। 4M जो है आप नोट कर लीजिए, और ये आपके लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 4M के तहत इन्होंने कहा मसल पावर, पहला, यानी कि बाहुबल। और इन्होंने एक बात और कहा अपने ब्रीफिंग में कि देखिए, बाहुबल जो है हर जगह नहीं देखा जाता है। हम ये देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में यह अधिक देखा जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि पिछले जितने भी इलेक्शन हमने कराए हैं, उसके आधार पर हमारे पास यह अनुभव है, व्यवहारिक डेटा है हमारे पास, कि कुछ राज्य में बाहुबल अधिक देखा जाता है। वहीं इन्होंने कहा कि कुछ जगह पर ऐसे है जो मनी पावर अधिक देखा जाता है, पैसा लेकर के वोट देना, यानी कि नॉट फॉर वोट, यानी कि हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप हमारे पक्ष में वोट दीजिए। कई पार्टियों के द्वारा बहुत सारे गिफ्ट वगैरह बांटे जाते हैं। तो दूसरी समस्या ये। उसके बाद इन्होंने तीसरी समस्या पर नजर दिलवाया, और वो था मिस इन्फॉर्मेशन का। आजकल हम जो है सोशल मीडिया की दुनिया में है, हमारे पास हमेशा मोबाइल है, इंटरनेट है। तो मिस इन्फॉर्मेशन, जो फेक न्यूजेज होता है, उसको लेकर के इन्होंने बात किया कि हम इससे कैसे निपटे, यह भी हमारे लिए एक चुनौती रहेगा। और चौथी बात इन्होंने कहा MCC वायलेशंस। MCC क्या होता है? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आदर्श आचार संहिता की बात इन्होंने की। तो आदर्श आचार संहिता जैसे ही लागू हुआ तो आप देखेंगे यहां पर हेट स्पीचेस वगैरह बढ़ जाते हैं। बहुत तरह के ऐसे कृत्य होते हैं जो कि उम्मीदवार को या राजनीतिक पार्टियों को नहीं करना होता है। इलेक्शन कमीशन पूरे समय इस पर ध्यान देती है। तो यही इनका कहना है कि हम इससे कैसे निपटेंगे, और ये चारों तरीकों से कैसे निपटेंगे, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और हमें इस पर काम करना है। तो यही समस्या जो है यहां पर वोट फ्रॉम होम जब करने की बात आएगी तो यही समस्या आएगा। देखिए, मतदान की गोपनीयता संबंधी चुनौती भी आएगा। निश्चित तौर पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं 85+ हैं, उनको उनसे घर पर जाकर के वोट लिया जाएगा। तो उनके घर के लोग जो हैं या फिर जो उम्मीदवार हैं, संभव है उन्हें प्रभावित कर सकता है कि आप मेरे पक्ष में वोट कीजिए। जाहिर सी बात है, एक
अलग कमरे में ही उनसे वोट लिया जाएगा। उस वक्त उस कमरे में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, सिर्फ चुनाव के जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे और वो वोट करने वाले व्यक्ति रहेंगे। लेकिन फिर भी इस बात की आशंका रहेगी कि उन्हें किसी न किसी तरह से प्रभावित किया जा सकता है, परिवार के सदस्यों के द्वारा या उम्मीदवार के द्वारा। प्रशासनिक संबंधी चुनौती निश्चित तौर पर, क्योंकि कितने सारे जो हैं, आपको मैंने पहले ही डेटा बताया, अब इतने लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा अधिकारी के द्वारा, कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, बिहार विधानसभा में सफल रहा था, लेकिन यहां तो पूरी तरह से पूरे देश का सवाल है, लोकसभा चुनाव है और यहां पर मैंने पहले भी कहा कि 97 करोड़ मतदाता हैं, तो कैसे पहुंचा जाएगा इनमें से जो आंकड़ा है उन तक। तो ये सब एक चुनौती रहने वाला है। सुरक्षा उपबंध कराना भी, जैसे बार बार कहा जाता रहा है, ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है या इनको अगर बैलेट पेपर के माध्यम से दिया जाता है, तो ये सभी चुनौतियां रहेगी कि फिर सुरक्षा कैसे किया जाएगा इन चीजों का। और ये सब चीजें जो है फिर एक तरह से घिर जाएगा। यहां पर सवाल के नजरिए से देखा जाएगा कि क्या निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि चुनाव की जब बात आती है तो दो ही बातें सबसे पहले उभर करके आता है कि चुनाव जो है वह निष्पक्ष हुआ कि नहीं और चुनाव जो है वह स्वतंत्र रूप से हुआ है कि नहीं। ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और यही बातें चुनौती के रूप में यहां पर चुनाव आयोग भी स्वीकार करते हुए नजर आ रही है। मतदान अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से घरों तक पहुंचना और डाक मतपत्र एकत्र करने संबंधी चुनौतियां भी निश्चित तौर पर होने वाली है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर लिया। अब देखिए, मतदान करने संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या हो सकते हैं। प्रीलिम्स का समय है तो जाहिर सी बात है आपके लिए ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्ष 1950 में भारत के संविधान के द्वारा 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को, जो भारतीय नागरिक थे, उनको मतदान देने का अधिकार दिया गया। यानी कि देखिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ये 18 साल से अगर आप ऊपर के हैं, यानी कि वयस्क हो गए हैं, तो आप मतदान कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ उस वक्त ये व्यवस्था नहीं था। उस वक्त उम्र 18 ना होकर के 21 वर्ष हुआ करता था। अभी मैं और डिटेल से बताऊंगा। चुनाव आयोग द्वारा 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि अवेयरनेस बढ़ाया जाए, ठीक है, मतदान करने के लिए लोगों में। अब इस बार जो मतदाता का डेटा है, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। अभी अभी चुनाव आयोग ने इसे जारी किया है और यह जो है 2019 और 2024 की तुलना करते हुए देखेंगे। ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं यह 2019 है और ये जो रेड के फैमिली का कोई कलर है यह आपको दिखेगा 2024 के, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, अगर कुल देखें तो यहां पर तकरीबन 90 करोड़ जो मतदाता हैं 2019 में नजर आते हैं, लेकिन 2024 में यहां पर 97 अप्रोक्स 97 करोड़ मतदाता यहां पर होते हैं। पुरुष देखेंगे तो ये आपको 46 करोड़ और वहीं पर अगर 2024 में देखेंगे तो तकरीबन 50 करोड़ हो जाता है। महिला 43 करोड़ 2019 में और पुरुष देखेंगे तो 47 करोड़ तकरीबन जो है 2024 में नजर आ रहा है। थर्ड जेंडर को लेकर के भी बातें किया गया है। थर्ड जेंडर में अगर देखेंगे तो तकरीबन 40,000 यहां पर आपको दिखेगा 2019 में और अब दिखेगा 48,000। तो यहां पर देखिए इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है इसमें। यह अच्छी खबर है, निश्चित तौर पर यह अच्छी खबर है। यहां महिला मतदाताओं में भी इजाफा देखा गया है, तो ये निश्चित तौर पर मतदान के लिहाज से, लोकतंत्र के लिहाज से बेहतर खबर है। यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूडी यानी कि जो लोग दिव्यांगता के शिकार हैं उनकी बात की गई है, तो यहाँ पर तकरीबन 46 लाख हैं और यहाँ पर 88 लाख है। इसमें भी सुधार देखा गया, इजाफा देखा गया है, तो यह भी अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं मतदान करने के लिए। एक पॉइंट यहाँ समझ लीजिए, ये जो 18-19 साल समूह के मतदाता हैं इनमें उछाल देखा गया है और यह 1.5 करोड़ 2019 में हुआ करते थे। 2024 में यह बताया गया है कि 1.85 करोड़ है, ठीक है। ये देखिए कई बार क्या होता है कि आप 18 साल के अभी पूरे नहीं हैं, आपका उम्र जो है 18 साल नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव तक 18 साल हो जाएंगे, तो इसके लिए पहले ही सूचना चुनाव आयोग ले लेती है। यानी कि आप 2024 में ही मतदान कर लीजिए, आपको 2029 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि अगर मान लीजिए जिस दिन से इलेक्शन अब शुरू होगा, पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तब तक यदि उनका उम्र 18 साल पूरा जाता है तो पहले ही उनसे जो है एक शपथ पत्र ले लिया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसके जरिए उनसे मंगा लिया जाता है। तो इसमें भी उछाल देखा गया है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 326 आपके लिए जरूरी है। अनुच्छेद 326 प्रीलिम्स के लिहाज से इस बार महत्वपूर्ण होने वाला है और ये जो पूरा टॉपिक है चुनाव का प्रोसेस, चुनाव आयोग को लेकर के बातें की गई है, ये पूरा टॉपिक ही इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से, तो पूरी अच्छे तरह से तैयार कीजिए। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का जो चुनाव है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है, इसकी बात कहता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब संविधान लागू हुआ उस वक्त 18 वर्ष उम्र नहीं हुआ करता था, 21 वर्ष था, तो ये 51-52 तक रहा, लेकिन उसके बाद इसमें तब्दीली कर दी गई और इसमें सुधार किया गया, 326 में संशोधन कर दिया गया और उम्र जो है मतदान करने का वह 18 साल कर दिया गया, 21 साल से घटा करके, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। एक नई रिपोर्ट आई है, जब मैं अभी आपको पढ़ाने आया उससे पहले मैं अब नई अपडेट देख रहा था नेट पे कि क्या इसको लेकर के अपडेट किया गया है, तो एक नया अपडेट ये आया है कि टीएस कृष्णमूर्ति कौन है? देखिए, कृष्णमूर्ति जो साहब जो हैं ये हमारे एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है। ये पूर्व के मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे रह चुके हैं टीएस कृष्णमूर्ति साहब। इन्होंने एक सुझाव दिया है, अभी इसे भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है, मैं अलग से बता देता हूं। इन्होंने एक सुझाव दिया है कि ऑनलाइन वोटिंग का सुविधा दिया जाए। जिस तरह से अभी ये दिया गया ना कि वोट फ्रॉम होम, तो इन्होंने कहा कि वोट फ्रॉम होम तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन वोटिंग दीजिए, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे युवा, जैसे मैंने कहा युवा नहीं जाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा देंगे तो युवा उसमें जुड़ पाएंगे, अधिक से अधिक मतदान का जो परसेंटेज है वह बढ़ जाएगा, यहां पर यह इनका कहना है। दूसरी बात, इन्होंने एक और बात ही कही कि पार्टी को लेकर के, पार्टी जो प्रचार वगैरह करती है तो इनका कहना है कि फिजिकल रैली करना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, आप ऑनलाइन रैली कीजिए, जैसे प्रधानमंत्री अपने यूट्यूब चैनल से करते हैं या मीडिया के द्वारा करते हैं, तो इनका कहना है कि इस तरह की चीजें की जानी चाहिए, इससे समय भी बचेगा और सुविधा भी होगा, इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये सब चीजें जो है बेहतर होगा। दूसरी एक और बात जान लीजिए, तो यहां पर एक पॉइंट है, अगर आप मेंस के लिए अगर इस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो ये पॉइंट आप अलग से ऐड कर दीजिएगा कि आगे और क्या क्या संभावना हो सकता है, कैसे चुनाव की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है, मतदाता का परसेंटेज कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया यहां पर टीएस कृष्णमूर्ति साहब का जो सुझाव रहा ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए एक पॉइंट अलग से आपको मैं बताता हूं। देखिए, एक सुझाव आया था पहले भी चुनाव आयोग के पास, हालांकि वह इस बार तो लागू नहीं हो पाया। उस सुझाव को कहा गया कि रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट्स। अब रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट्स क्या है? देश में पलायन की समस्या रही है। अब ये पलायन जो है लोग रोजगार के लिए करते हैं, शिक्षा के लिए कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के बेहतर जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरह के पलायन हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे एक उदाहरण पे ले लीजिए, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड के लोग हैं, बहुत सारे आपको साउथ इंडिया में दिख जाएंगे, दिल्ली में दिख जाएंगे, पंजाब में दिख जाएंगे काम करने के लिए। तो जब इलेक्शन होता है तो ये अपने घर वापस नहीं जा पाते हैं, तो ये वोट नहीं डाल पाते, क्योंकि इनका बूथ तो इनके गांव में है, या तो ये गांव जाएं तब वोट दें, लेकिन अब गांव जाने का खर्च भी बहुत ज्यादा है, यहाँ जिस जॉब पे है छुट्टी भी नहीं मिलेगा 3-4 दिन का, तो जाहिर सी बात है ये वोट नहीं डाल पाते हैं। इसीलिए ये सुझाव था इलेक्शन कमीशन के पास कि रिमोट वोटिंग का सुविधा दे दीजिए, यानी कि जिस जगह पर है, कोई व्यक्ति बिहार का है वह दिल्ली में रह रहा है, तो जिस दिन वोटिंग होना है वह व्यक्ति क्या करे, दिल्ली में ही अपना वोट गिरा ले बिहार के लिए, ठीक है, समझ में आया, अपने प्रत्याशी के लिए दिल्ली में कर दे, ये सुविधा दे दी जानी चाहिए। लेकिन इस बार तो कम से कम ये नहीं हो पाया, लेकिन यह कोशिश शायद रहेगा कि अगली बार ऐसा हो जाए, क्योंकि इसके लिए समस्या क्या क्या आ सकता है। देखिए, अगर रिमोट वोटिंग की समस्या देंगे ना, तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट को ऐड कर दीजिए, जैसे कि एक तो है टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, और शायद चुनाव आयोग जो है इस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं है तो नहीं करा पाई। दूसरी बात, लीगल प्रॉब्लम आ सकता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये 2-3 ऐसे प्रॉब्लम है जो चुनाव आयोग के समक्ष अभी रहा होगा, इसीलिए चुनाव आयोग ने जो है वोट फ्रॉम होम तो लागू कर दिया इस बार, लेकिन रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट्स लागू नहीं की है। तो इन सब चीजों को आप अपने डिबेट में शामिल कीजिएगा, ताकि आपका टॉपिक जो है और बेहतर ढंग से तैयार हो सके। चलिए, इस टॉपिक पर जितना हम कर सकते थे मैंने कर दिया है, अब इस पर आप ढेर सारे आर्टिकल वगैरह पढ़ते रहिए। यह जो प्रश्न है वह प्रीलिम्स के स्तर का है, किस तरह का इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, असत्य आपको ढूंढना है, ठीक है। वोट फ्रॉम होम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं। भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव जो कि अभी होना है, पहली बार, यहां ध्यान देना है, पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक।
वोट फ्रॉम होम की सुविधा का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वरिष्ठ नागरिक तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आयु को लेकर के क्या बात है वह मैंने डिस्कस किया है। उसके आधार पर असत्य कौन सा, यानी कि कौन सा कथन गलत है वो चूज करना है, और यहां पर कूट दिया गया है, उसके आधार पर जो भी आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आप कितना सहमत हैं कि किस तरह से वोट फ्रॉम होम का सुविधा दे दिया गया है? क्या यह वाकई पारदर्शिता पर प्रश्न लगेगा या यह बेहतर प्रयास किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा? अपने विचार से कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराएं। आपको किसी और टॉपिक पर यदि चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में ये पूछना था कि ये पीडीएफ कहां मिलेगा। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि यह पीडीएफ जो है पूरी तरह से निःशुल्क मिल जाएगा। आपको कहां मिलेगा? तो संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाइए। अब टेलीग्राम चैनल तक पहुंचेंगे कैसे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए नीचे, ठीक है, और वहां पर देखिए टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा, संस्कृति आईएएस का लिंक को जैसे ही आप चटकाएंगे आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए, अब ज्वाइन कर लेंगे। ये वीडियो भी वहां पर मिल जाएगा और ये पूरा पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगा, तो आप चाहें तो बेहतर नोट्स इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।